जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो? ठीक हो आप सब? जो ईद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो अगला टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर में हमारे पास दो हिस्से हैं। पहला जो है वो डील करेगा वर्क को और दूसरा डील करेगा एनर्जी को। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क से, उसके बाद हम जाएंगे अगले टॉपिक पे एनर्जी पे। तो हमारी जितनी भी डिस्कशन है वो वर्क के रिलेटेड होगी। मतलब आज वाले जो टॉपिक में, आज वाले लेक्चर में आपको जो बातें मिलेंगी वो वर्क से रिलेटेड ही मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जी, कहते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes if an exchange of energy occurs between object and environment। कहते हैं जी कि जब भी किसी भी सिस्टम के दरमियान एनर्जी चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कप ऑफ टी है जो आप चाय बना के लाए कमरे में रखा। नो डाउट उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा हीट हुआ हुआ है, ठीक है ना। हमने चाय गर्म की, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है, जारी बात आपको होता है चाय का कप ठंडा हो जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो कप के अंदर गर्म चाय की प्याले के अंदर जो एनर्जी है वो किधर ट्रांसफर हो जाती है? वो इन्वायरमेंट में ट्रांसफर हो जाती है। इस बात का मतलब वही है कि जो भी एनर्जी ट्रांसफर होनी है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे और सराउंडिंग पे। तो दोबारा पढ़ता हूँ, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। कब चेंज होगी? इफ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी चेंज होगी कहाँ से कहाँ तक? ऑब्जेक्ट एंड एनवायरमेंट में। ठीक, आगे कहते हैं सच अ ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू द फोर्स और ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट। यानी कि जो कप के अंदर जो एनर्जी कम हुई, वो एनर्जी क्यों कम हुई? इसने हीट एक्सचेंज कर ली। हीट एक्सचेंज की एनवायरमेंट के साथ हीट एक्सचेंज की। इसी तरह अगर आप ये देखें, अपने वो बर्फ जमाई हुई थी किसी बॉटल में, तो गर्मियों के दिन आप ला के कमरे में रख दें तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट गर्म है, बोतल ठंडी है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो ये जो हीट का एमिट होना, ये एब्जॉर्ब होना, जिस तरह मैंने आपको चाय के कप की एग्जांपल दी, वो चाय का कप ठंडा हो जाता है, वो भी हीट ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ हीट या एक्सचेंज ऑफ हीट है। और इस तरह अगर वो जो बर्फ की बॉटल है वो भी किसकी एग्जांपल में आएगी? दैट इज एक्सचेंज ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर में। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये जिस प्रोसेस के जरूर होता है इसको बोलते हैं डूइंग वर्क। यानी हीट जो ट्रांसफर होती है जिस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, दैट इज डूइंग वर्क। और डूइंग वर्क इज एक्ट एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए, आप हाथों को आपस में रब करते हैं। जब हाथों को आपस में रब करते हैं तो आप जो हाथों को रब कर रहे हैं ये वर्क है, मैकेनिकल वर्क है। और इससे क्या जनरेट हो रहा है? एनर्जी जनरेट हो रही है। तो वही बात, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाया फोर्स इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। यानी कहता है जब भी आप एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे किसी फोर्स के जरिए तो वो हमेशा क्या कहलाएगी? उसको वर्क बोलेंगे। वो कहता है जब भी वर्क होगा तो उस केस में हमेशा एनर्जी जनरेट होती है। जी, कहता जी अब क्या कहते हैं? कहता मैं समझ आया कि जो वर्क है ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कहता जी एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वर्क। कहता जब भी आप एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा। इस तरह अगर इसका उल्ट लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट से हम एनर्जी ले लें तो हमारे पास नेगेटिव होगी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब चाय के कप का गर्म करना, तो क्या कह रहे हैं उस केस में? एनर्जी हम उसको चाय के कप को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारे पास होगा पॉजिटिव वर्क। और अगर चाय के कप से हम एनर्जी ले लें दैट इज नेगेटिव वर्क। वो जो बात मैंने अभी की थी कि एनर्जी ट्रांसफर जो होगी, जो हम एनर्जी देते हैं वो पॉजिटिव है, जो एनर्जी हम किसी ऑब्जेक्ट से लेंगे दैट इज नेगेटिव। वर्क डन ऑफन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। यानी क्या कह सकते हैं? वर्क क्या हो सकता है? कोई भी फिजिकल और मेंटल एफर्ट के केस में हो सकता है। और इस केस में जब हम फिजिक्स में बात करेंगे तो वर्क के अंदर कितनी चीजें काउंट करेंगे हम? पहला आपके पास होगा फोर्स, दूसरा आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये अभी तक हमने क्या किया? एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया किसका? वर्क और एनर्जी का। ठीक है, तो एक बात में रखिएगा, हमारे पास वर्क हो तो हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एनर्जी हो तो हम उसे कॉरस्पॉन्ड वर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और एक बात अपने ज़हन में रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी जाए तो वो पॉजिटिव होगी, और किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी ली जाए दैट इज नेगेटिव। इस तरह एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा, आपके बुक की फिगर है, फिगर नंबर 4.1। इसमें आप देख रहे हैं एक बच्चा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है किसी फोर्स के साथ किसी एंगल थीटा पे, और वो एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा, उसको ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा और मूव करवा के बी पॉइंट पे ले आएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन ये है
कहता जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्क। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कहता जी बताएं आप वर्क से क्या समझ आती है, क्या होता है वर्क, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे हम। अच्छा यहाँ पे बात ज़हन में रखिएगा, आज वाले टॉपिक में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर एक कांस्टेंट फोर्स से वर्क होगा तो हम सारी सारी बातें उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट वर्क क्या होता है, मतलब जिसकी फोर्स चेंज ना हो, हमारा वेट है वो चेंज नहीं होगा, दैट इज अ कांस्टेंट वेट। इस तरह जो फोर्स अगर किसी सिस्टम पे लगा रहे हैं, अगर 5 न्यूटन है तो 10 सेकंड के बाद देखेंगे तभी 5 न्यूटन है, दैट कांस्टेंट फोर्स। उसके साथ एक और फोर्स होती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वर्क को। वर्क डन on a body by a constant force is defined as, कहता है जी एक कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क होता है उसको डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, यानी दो चीजें आएंगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बातें आपने जरा गौर से सुनी है, क्या बता रहे, कहता है जी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट लेना है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे देखें, आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सन क्या कर रहा है, इस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगा रहा है किसी, जब किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगाएगा ना, तो एंगल थीटा पे जब फोर्स लगाएगा तो आप इसको जरा इस फिगर को जरा यहाँ पे नीचे अज्यूम करें इसका मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए। अब इसने फोर्स लगाई किसी एंगल पे और जाना किधर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। अब ये ए पॉइंट से जिस वक्त बी पॉइंट पे जाएगा तो इसके दरमियान जितना बी डिस्टेंस ने कवर करना है उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में फोर्स इस एंगल पे लग रही है, हमें इस एंगल पे फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगे। तो अब इस केस में आपको पता है दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसका बनेगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैंने लिखा नहीं एफ साइन थीटा, और दूसरा आपके पास क्या है एफ कॉस थीटा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसलिए अब दोबारा डेफिनेशन को पढ़ें, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या चीज है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि आपके पास फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसके डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनेगी देखिएगा, मैथमेटिकल फॉर्म ये है W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू, कितनी चीजें आ रही हैं, दो चीजें आ रही, कौन सी, एक आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसके डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो हमने टोटल डेफिनेशन जो ऊपर लिखी है उसी को अगर नीचे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, W इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि आपको पता है डी डिस्प्लेसमेंट है वो तो एज इट इज, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, दैट इज एफ ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए थे, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हों और साथ कॉज आ जाए और आंसर में स्केलर आता हो, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इसको यहीं पे डिफाइन कि हम बोलेंगे वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोबारा समझे मैंने क्या बोला, इससे ऊपर वाली कोई है, मैं इसको जरा, ठीक है, इस पे नहीं, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा को खत्म करेंगे तो कॉस थीटा को खत्म करके हम क्या लगा देते हैं, साथ डॉट लगा देते हैं। तो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैंने अभी जो आपको बताया जो सेकंड डेफिनेशन है, इसके अंदर डेफिनेशन क्या बनेगी, वर्क डन इज आल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क। और वर्क मैंने वही जो फॉर्मूला पीछे लिखा था उसी को मैंने आगे लिख दिया। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्योंकि अब ये डायरेक्शन, किसी वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, वर्क के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे होंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, न्यूटन। अच्छा, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कैसे किया, न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर लिया है। तो मैंने क्या किया, इस न्यूटन की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया केजी मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने। अब ये देखिए यहाँ पे मीटर और मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यूनिट आपके पास बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक यूनिट है। अभी आपके सामने मैं दो यूनिट एक्सप्लेन की, एक आपके पास है न्यूटन मीटर, कैसे आया, एफ और डी, फोर्स का डिस्प्ले, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर एज इट इज, जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी इसका यूनिट है। और आपको पता होना चाहिए न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जाउल के। वर्क के 3 यूनिट आगे, कौन सा, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और यूनिट दैट इज जाउल। जी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी, मैंने ये जो यूनिट बनाया था, ये यूनिट क्यों बनाया था कि डायमेंशन लिख सकता हूँ। तो केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केजी की जगह पे एम, मीटर की जगह पे लेंथ, तो हम लिखेंगे मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ का भी स्क्वायर, सेकंड पर सेकंड रेज टू पावर टाइम रेज टू पावर -2 इसकी डायमेंशन। मैंने आपको बताया था मास होगा तो एम, लेंथ होगा तो मीटर, टाइम होगा तो सेकंड, तो सेकंड होगा तो उसकी जगह पे कैपिटल टी पुट कर देंगे, तो मैंने वही किया जी। अभी ऊपर जो मैंने बताया उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि फोर्स का यूनिट, फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जाउल को। तो जाउल को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए हम इसको लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी। तो अब यहाँ पे देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। एक मिनट हरिएगा जरा, जी। अब W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा, तो अब देखिए इसको, W इज इक्वल टू एफ डी और फोर्स यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, तो बनेगा W इज इक्वल टू जाउल। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जाउल के इक्वल, तो वर्क का यूनिट क्या है, जाउल है, तो वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, दूसरे यूनिट हो गया इसका। इसको डिफाइन करें, कैसे करेंगे, हम बोलते हैं कि किसी सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगी वो कितनी है, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, 1 मीटर, तो जिसका वर्क डन होगा वो 1 जाउल होगा। तो लिखे देखें जरा, कहता है जी 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यानी 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे लगती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो बॉडी ने क्या किया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगी, तो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जाउल। तो क्या बोला कि आपने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कितना, 1 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा, 1 जाउल। तो हमने क्या किया, इस पे अभी हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी वर्क की और एक डेफिनेशन पढ़ी हमने जाउल। अब आगे देखें, आगे आता है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है, वर्क पॉजिटिव कब होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब एफ डी कॉस थीटा है, तो उस केस में अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब आपको 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 90 89, तो इस दौरान वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क नेगेटिव कब होगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा, यानी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वर्क नेगेटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अच्छा, वर्क जीरो कब होगा, वर्क जीरो होगा 90 डिग्री पे। क्यों 90 डिग्री पे, क्या आपको पता है, एफ डी कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 90 क्या होता है,
0, तो आप 0 किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर भी क्या आएगा 0। और थीटा जब 0 डिग्री होगा उसको उसमें वर्क क्या होगा, 4 केसेस हैं इसके, कौन कौन सा, आपके पास पॉजिटिव वर्क कब होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेगेटिव वर्क कब होगा जब सेकंड क्वाड्रेंट है, 0 वर्क कब होगा जब 90 डिग्री पे एंगल होगा, और मैक्सिमम वर्क कब होगा जब 0 डिग्री की बात होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिएगा ये मैंने रिप्रेजेंट किया ग्राफ को, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, ये हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसके एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो, वाई एक्सिस पर फोर्स हो, इसको हम बोलते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को जी। अब इसके लिए आपने याद रखना है, कहता है जी एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय फोर्स। यानी आपके पास क्या है, मैं कहता हूं जी आपने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, अब जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रहा है इसका जो भी एरिया आएगा वो बेसिकली किसकी वैल्यू दे रहा होगा, वर्क डन की वैल्यू। हम कह सकते हैं द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आ जाए तो जो भी कर्व बनी होगी, जो भी ग्राफ बना होगा वो वर्क डन की वैल्यू बता रहा होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पहले क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया किस किस के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, फोर्स किस पे है वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट किस पे है या डिस्टेंस किस पे है एक्स एक्सिस पे। अब एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। इस केस में यहाँ देखिएगा ओपी क्या है, ओपी इस केस में है लेंथ, तो एरिया क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ कितनी है ओपी, विड्थ कितनी है ओ आर, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो आपके पास OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, तो OP की जगह पे F लिख दे फोर्स को, और OR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें OR रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, तो OR की जगह क्या पुट कर देंगे। तो अभी आपने पढ़ा कि FD किसके इक्वल है, वर्क के, तो हम कह सकते हैं एरिया किसके इक्वल आया, वर्क के। तो दोबारा देखें जो ऊपर वाली बात आप समझ आ जाएगी, क्या है, कहता है जो आपके पास जो भी ग्राफ है इसका एरिया जो भी बनेगा वो किसकी वैल्यू दे रहा होगा, वर्क डन की। तो दोबारा पढ़ लें इसको, हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क, ठीक है। और इस केस में क्या है, इफ फोर्स मेक्स एंगल विद हॉरिजॉन्टल देन द ग्राफ प्लॉट विद एफ cos थीटा। यानी इस केस में आपके पास कांस्टेंट फोर्स है ना, और अगर वेरी, अभी हम ग्राफ की कांस्टेंट फोर्स का पढ़ रहे हैं इसलिए आपके सामने ग्राफ कांस्टेंट फोर्स के लिहाज से ही बना। कहता अगर वेरिएबल फोर्स हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, वेरिएबल फोर्स होगा तो उसमें हम एफ cos थीटा और डी के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, वो इंशाल्लाह कल का टॉपिक होगा, उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको। तो दो क्वेश्चन है आपकी बुक में मेंशन है, कहता जी हाउ मच वर्क बीइंग डन बाय अपवर्ड फोर्स व्हेन पैसेंजर होल्डिंग द पिल मूविंग फॉरवर्ड। अब इस केस में क्या है, कहता जी एक बंदे ने जाना फॉरवर्ड है लेकिन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और उसने एक बकेट पकड़ी हुई है, बाल्टी पकड़ी हुई है। अब जब यहाँ पे इस केस में देखेंगे तो अपवर्ड जब भी लगेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जब भी लगेगा तो एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, मैं दोबारा देखिए लिखा हुआ है इन दिस केस नो वर्क बीइंग डन, कोई वर्क नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। अब उसने जाना आगे की तरफ है, वो फोर्स इधर लगा रहा है अपवर्ड, एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होगा 0, और 0 से किस चीज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी क्या आएगा 0। तो यहां से एक बात समझ आई कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी और एंगल 90 डिग्री बनेगा तो उस केस में वर्क क्या होगा 0। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है जी हाउ मच वर्क इज बीइंग डन ऑन अ वॉल, कहता है कि किसी भी वॉल के ऊपर बताएं कितना वर्क डन हो सकता है, तो इस केस में भी आंसर क्या आया 0, क्योंकि जब आप दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार के ऊपर फोर्स लगने की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाएं और दीवार अपनी पोजीशन से मूव कर जाए, और जब दीवार मूव ही नहीं कर रही तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। तो बस ये था आज का टॉपिक, इसमें अभी तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, कौन कौन सा, पहला आपके पास है वर्क डन, ठीक है, और उसके बाद हमने इसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए, और लास्ट में हमने इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस किए। अब यहाँ पे देखें किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिएगा, आज के लिए इतना ही ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप इनबॉक्स पे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।